नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, आपके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। जब आप कॉलेज के दौर में रहे होंगे और आपका किसी से झगड़ा हुआ होगा और जब आपका क्विक रिएक्शन देने का मन करता होगा, तो कुछ लोग आपको समझाते होंगे कि भाई झगड़े का जवाब तुरंत रिएक्शन नहीं होता, थोड़ा ठंडा करके खाइए। चलिए, बात खाने की आ गई है, तो जब हमारे सामने गरम गरम खाना आता है और हम गरम खाना खाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मुंह जल जाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे माँ बाप समझाते हैं कि खाने को हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए। आप समझे मैं ठंडा करके खाने की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी ठंडा करके ही पाकिस्तान को खाया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और जिस तरह से धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को मारा था, तो पूरा देश उबल रहा था। हर देशवासी कह रहा था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ये दिल मांगे वॉर, देश के हर कोने कोने से यही आवाज़ आ रही थी और हर आदमी ये भी जानता था कि मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जब 12 दिन बीत गए, 13वां दिन आने को था, तो हर कोई बेचैन था कि आखिर मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मंगलवार की रात जब सभी लोग आराम से सो रहे थे, अचानक 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो मीडिया के लोग थे, हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दी है। तो उसी वक्त मेरे दिलो दिमाग में एक बात आई कि मोदी जी ने वाकई ठंडा करके पाकिस्तान को खा लिया है। और दोस्तों, आज के शो में मेरे साथ कैप्टन विकास गुप्ता हैं। कैप्टन विकास गुप्ता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है। जब योगी जी की पहली सरकार बनी थी, उस वक्त भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अब चूंकि उनके नाम के पहले कैप्टन लगा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि उनका आर्मी का बैकग्राउंड भी रहा है। उन्होंने आर्मी के लिए बहुत सारा काम किया है। सीबीआई, रॉ और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनको टीच करने का काम किया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में भी उन्होंने काम किया है। तो आर्मी को बहुत सारी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज कैप्टन विकास गुप्ता के साथ मैं आर्मी के बारे में भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि भारत की इस एक्शन के बाद अब आगे क्या हो सकता है, पाकिस्तान किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत से तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन पसंद वो पाकिस्तान को करते हैं। पाकिस्तान बार बार धमकी देता है कि एक्ट ऑफ वॉर में मैं परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर पाकिस्तान बौखलाया और किसी भी तरह से उसने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया, तो हम लोग कैसे बचेंगे? क्या हमारे पास ऐसी प्रणाली है कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम लॉन्च करता है तो हम उसको वहीं तबाह कर सकें? इसके अलावा कैप्टन साहब से मैं पॉलिटिकल बात भी करूंगा, क्योंकि जब भारत की सेना ने इस तरह से हमला कर दिया, वहाँ एयर स्ट्राइक कर दी, तो उसके बाद कुछ बयान ऐसे आए हैं जो हंसाने वाले हैं। तो तमाम मुद्दों पर मैं कैप्टन विकास से बात करूंगा। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो नमस्कार, नमस्कार। अनकट विद अनुराग में। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपसे काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी भेंट हो रही है और ऐसे मौके पर ऐसे ज्वलंत विषय पर आपने मुझे बुलाया। जी मैं आपको इसके लिए धन्यवाद जी। व्यक्त करता हूँ। कैप्टन साहब, ये समय वैसे तो देखिए हालचाल पूछने का नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ी त्रासदी से होकर गुजरा है। आपने पहलगाम में देखा किस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष पर्यटकों को मार दिया। और वो कहते हैं कि जो महिलाओं का जो सिंदूर था उन्होंने उजाड़ दिया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेना ने जवाब दे दिया है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, आतंकवादियों ने ये जो घटना की, जो कि आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड रह चुका है, वो इस तरह से मैसेज क्या देना चाहते थे? उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो पुरुष थे उन्होंने उनको उनकी आंखों के सामने मार दिया। आतंकवादी मैसेज क्या देना चाहते थे? देखिए अनुराग जी, बड़ा अच्छा आपने विषय उठाया है। जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई, वो एक वास्तव में
पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा एक जघन्य अपराध किया गया जिसमें निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई। इससे पहले जब भी कश्मीर में हमले हुए या तो सुरक्षा बलों पर हुए या अन्य इंस्टॉलेशन पर हुए, लेकिन कभी भी पर्यटकों पर कभी भी वहाँ पर कभी हमले नहीं हुए। धीमे धीमे जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे सुरक्षा बलों की उपस्थिति में और वहाँ पर लाए जा रहे विकास कार्यों की वजह से वहाँ धीमे धीमे पर्यटक काफ़ी आने लग गए थे। इसको देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों को बड़ा कष्ट होता था कि पाकिस्तान में कैसे कश्मीर में स्थिति सामान्य होती चली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य था, चूँकि पाकिस्तान अपने मंसूबे में कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर में शांति रहे, तो उस दिन उन्होंने उसके समर्थक आतंकवादियों ने बड़ा जघन्य अपराध कर डाला। और साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ, ऐसा कभी नहीं हुआ, आतंकवादी की पहले जो एक पैटर्न हुआ करता था, या तो वो सुरक्षा बलों के इंस्टॉलेशन पर हमला करते थे या सुरक्षा बलों पर हमला करते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक टारगेट बनाकर एक टूरिस्ट स्पॉट, पहलगांव एक बड़ा वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया। और न सिर्फ टारगेट किया बल्कि पुरुषों को टारगेट बनाकर उन्होंने निशाना बनाया और पूरा देश हतप्रभ हो गया कि इस तरीके से पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्या की और लगभग बहुत भारी संख्या में लोग हताहत हुए। और पूरे देश ने देखा, पूरे देश में बड़ा दुख था, क्षोभ था, और पूरे देश में एक विषय भी उठ रहा था कि कब तक इस आतंकवाद को हम लोग झेलते रहेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस रिजॉल्व को ठाना और उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, और उसी का परिणाम है अनुराग जी के ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक उसका प्रतिपालन या उसका एग्जीक्यूशन किया गया। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की क्या वजह रही होगी? कि भाई जो मोटा मोटा मुझे समझ में आता है कि आपने जिन औरतों का सिंदूर उनकी आंखों के सामने उजाड़ा, वही ऑपरेशन सिंदूर आपको नेस्तनाबूद कर देगा। क्या यही वजह थी इस ऑपरेशन का यही नाम रखने की, क्या कुछ और उनके दिमाग में माइंडसेट चल रहा था? ऐसा तो यही लगता है। अब ये जो ऑपरेशन के कोड्स होते हैं ये तो स्ट्रेटजिक तरीके से ही डिसाइड होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस ऑपरेशन का कोड रखा गया तो इसका प्रतीत तो यही होता है कि प्रधानमंत्री जी का रिजॉल्व ये था कि जो जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है उस सिंदूर का बदला लिया जाएगा। और भली भांति हमारी सेनाओं, तीनों थल सेना, नवसेना और वायुसेना, तीनों ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कल रात में उस सफलतापूर्वक जो 9 के 9 टारगेट थे उनको नेस्तनाबूद और ध्वस्त करने का काम किया गया। अच्छा कैप्टन साहब, थोड़ी मुझे वहाँ की भौगोलिक स्थिति समझाइए जी। ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं का ये जॉइंट ऑपरेशन था, तो वहाँ पर नौसेना कहाँ से आ गई? क्या कुछ समुद्री हिस्सा भी आतंकवादियों का जो लॉन्च पैड है वहाँ पर था? किस तरह से भारतीय नौसेना ने वहाँ पर हिस्सा लिया? देखिए क्या है कि थल सेना और वायुसेना का तो खैर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड था ही। नौसेना का भी आपने देखा होगा, जब 26/11 मुंबई में हुआ था तो समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आए थे और पूरा उन्होंने रैकी की थी और समुद्र के रास्ते से ही वो अंजाम करके उनका वापस जाने का इरादा था। तो नौसेना को इस बार बहुत हाई अलर्ट पर रखा गया था कि कहीं कोई और दूसरी अप्रिय घटना ना घट जाए। तो इस वजह से नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों को अलर्ट मोड में रखकर बहुत सफलतापूर्वक टारगेट को चुना गया और टारगेट को चुनने के बाद उन टारगेट को एम करके उसको नेस्तनाबूद किया गया है। अच्छा कैप्टन साहब, ये रणनीति कैसे बनाई होगी? कैसे भारत को पता चला होगा कि भाई जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जुटाना मतलब बहुत आसान नहीं है, और वो भी बहुत कम दिनों में। या भारत को ये पहले से इंटेल था कि जिन जगहों पर उनको टारगेट करना है वहाँ पर इस तरह के आतंकी लॉन्च पैड चल रहे हैं और वहाँ पर हेडक्वार्टर भी है, तो क्या ये 13 दिनों में पता लगा हमले के बाद, या भारत को पहले से पता होगा? नहीं, देखिए ये दोनों ही चीज़ें हैं। पहले से भी सारा इंटेलिजेंस सिस्टम रहती है, हमारी आईबी रहती है, रॉ रहती है, और दूसरे भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स रहते हैं। सैटेलाइट से भी हम लोगों को इनपुट्स मिलते हैं। मुख्यतः 3 आतंकवादी संगठनों के कल रात में कैंप को ध्वस्त किया गया। जैसा आप कह रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन के भी तीनों आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो घटना हुई थी कल 22 तारीख को हुई थी, उसके बाद
सेना, आईबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सबको भी थोड़ा सा समय चाहिए था, इसलिए बहुत केयरफुली टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया होगा। और चूंकि इसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूशन भी किया जाना था, तो पूरी तैयारी के साथ ही इसको किया गया है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो पिन पॉइंट करके हेडक्वार्टर जो आतंकवादियों के थे उनको नष्ट किया गया, साथ ही कहीं भी सिविलियन या जो नागरिक लोग उनकी क्षति ना हो, इसका भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँगा अनुराग जी कि उस हिसाब से ये 100% जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तीनों सेनाओं का बहुत सफल अच्छा रहा कैप्टन साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत अच्छी है। जी। और वाकई ये बात आपने सही कही कि भाई जब भारतीय सेना को ऑपरेशन लॉन्च की प्लानिंग वो कर रहे होंगे तो देश के प्रधानमंत्री ज़रूर रूप में रहे होंगे। इस बात को उन्होंने ज़रूर इंश्योर किया होगा कि भाई जब भी भारतीय सेना वहाँ पर हमला करेगी तो कोई भी आम जनता का या कोई बच्चा या महिला उसका निशाना नहीं बनेंगी। लेकिन जब हवाई हमले होते हैं और जो बिल्डिंग्स वहाँ पर थी, हमने देखा वीडियो में, मस्जिद भी तबाह हो गई, मतलब मस्जिद जैसा ढांचा था और कुछ बिल्डिंग थी। तो ये कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि वहाँ कोई महिला नहीं है, बच्चे नहीं हैं? देखिए, जितना भी टारगेट को कल रात में ध्वस्त किया गया, सबकी पहले रेकी की गई है, रेकी फिजिकल रेकी भी की गई होगी, और मुझे लगता है सैटेलाइट से भी रेकी की गई होगी। और देखिए, कहीं भी आतंकवादी अपने अड्डे बनाते हैं तो रिलीजियस प्लेसेस की आड़ में वो अड्डे बनाते हैं। जैसे कि मस्जिद का आप जिक्र कर रहे थे, भावलपुर में जो लश्कर तोयबा का जो मुख्यालय था उसको भी ध्वस्त कल रात में किया गया है। तो वहाँ पर मस्जिद की आड़ में, वहाँ पर मदरसा चलाया जा रहा था, मदरसे की आड़ में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। देखिए, कोलेटरल डैमेज होता है इन सब जगह पे, क्योंकि इस समय रिक्वायरमेंट होती है कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, नेस्तनाबूद हो जाए। और प्रयास भी ये भी रहता है कि महिला और बच्चे, विशेष रूप से सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो उस दृष्टि से अनुराग जी देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 100% सफल रहा है। आमतौर पर देखने में आया है, बहुत सारी हमने हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है कि आतंकवादियों को इस बात का खतरा रहता है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए बच्चों और महिलाओं को ढाल बना लेते हैं, वो अपने कैंप के आसपास रखते हैं ताकि कोई एजेंसी वहाँ पर टारगेट करना चाहे तो बच्चे और महिलाओं की वजह से उनको छोड़ दे। तो आपको लगता है 100% इस बात को लेकर श्योर है कि जब भारत ने ये स्ट्राइक की होगी तो वहाँ पर महिला बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे? प्रयास ये किया गया होगा कि कम से कम महिलाओं और बच्चों की कैजुअलिटी हो। और अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया है, आतंकवादी ही भारी संख्या में उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भाई हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, महिला बच्चे मारे गए हैं। तो जो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सामने भारत के खिलाफ ही नैरेटिव सेट कर रहा है, ये नैरेटिव कितना सही है और कितना गलत है? बिल्कुल, इस पर आप पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? हालांकि भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन आर्मी से रिटायर्ड हमारे कैप्टन साहब किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देंगे? देखिए, मैं सुबह इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहा था। भारतीय मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसको कवर कर रहा था, तो इंटरनेशनल मीडिया की भी मैं कवरेज देख रहा था। तो बीबीसी के संवाददाता 2-3 जगह गए, स्पेशली बहावलपुर वाले कैंप में वो उन्होंने देखा। तो जिस हिसाब से उनकी फुटेज थी वो उस हिसाब से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय सेना द्वारा जो वहाँ पर लश्कर तोयबा का जो हाफिज सईद का जो कैंप को उड़ाया गया है वो बिल्कुल लक्ष्य को भेदते हुए उड़ाया गया है। और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो मस्जिद थी, मस्जिद का जो कैंपस था और उसके आस पड़ोस के जितना भी इंस्टॉलेशन था, सबको सफलतापूर्वक एलिमिनेट कर दिया गया था। भारत के पास आपको लगता है कि ये इंटेल रहा होगा कि हाफिज सईद वहाँ पर है, या जो अजहर मसूद, हालांकि वो जिंदा है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाया, तो हाफिज सईद की क्या आपको लगता है कि वो मरा होगा या बचकर भाग गया होगा? ये अभी तक हालांकि निकल कर सामने नहीं आया। अनकन्फर्म्ड मीडिया रिपोर्ट तो अभी नहीं कह रही हैं कि इन लोगों में से कोई जो मेन टारगेट थे, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर है, उसकी मरने की अभी कोई खबर तो आई नहीं है। लेकिन हो सकता है कि धीमे धीमे ये खबरें छन छन के बाहर आती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मौलाना मसूद अजहर का जो कैंप को टारगेट किया गया है उसमें उसके परिवार के भी 10 से लेकर 14 तक
उसके सदस्य मारे गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि जब चूंकि परिवार के सदस्य मारे गए हैं तो हो सकता है कि उसमें हताहतों में मौलाना अजहर मसूद भी हो, और हो सकता है कि थोड़े समय के बाद उसकी खबर की पुष्टि हो, लेकिन अभी इस खबर की जो मीडिया में आ रही है रिपोर्ट, उसके हिसाब से अभी पुष्टि नहीं कैप्टन साहब, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई थी कि अजहर मसूद बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के परिवार के लोग मारे जाते हैं तो वो परेशान होता है। हालांकि वो तब लोग परेशान नहीं होते जब वो निर्दोष लोगों को मारने का काम करते हैं, जैसे पहलगाम में उन्होंने यहाँ पर हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा, और हिंदुस्तान में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये आपको भी अच्छे तरह से मालूम है कि जब आतंकवादियों का शिकार यहाँ के निर्दोष लोग बने। बॉम्बे में आपने अटैक 26/11 जो अटैक था वो आपने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों ने उस घटना को पूरा प्लान किया था। अब लेकिन ये बताइए कि भारत के लिए अब अजहर मसूद किस तरह का खतरा बन सकता है, क्योंकि उसने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब मैं भारत के प्रति बिल्कुल भी अपना नरम रुख नहीं अपनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसकी ये चुनौती अब भारत के लिए किस तरह का खतरा बन सकती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पे ले जाऊंगा। मौलाना अजहर मसूद को, आपको ध्यान होगा, कंदहार में जब विमान का अपहरण करके ले जाया गया था, तब उसके बदले में जो आतंकवादी छोड़े गए थे उसमें से मौलाना भी थे। और मौलाना को जब छोड़ा गया तो वो सीधा जाके उन्होंने जैशे मोहम्मद नामक एक संस्था की स्थापना की, और उन्होंने आतंकवादी ग्रुप की स्थापना की, और आतंकवादी ग्रुप ने कई सारे घटनाओं का हमारे देश में अंजाम किया। मौलाना मसूद अजहर को भारत की सेना की तरफ से और भारत की डिफेंस की तरफ से वो टारगेट था। जिस हिसाब से कल रात को डैमेज हुआ है उनके और मौलाना के परिवार को, उस हिसाब से लगता है कि उनकी कमर टूट गई है, और उस हिसाब से लगता है कि उनका पूरा कैंप को ध्वस्त किया गया है। इसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी कोलेटरल डैमेज से निकल आ पाना मुझे लगता नहीं है कि अभी संभव होगा मौलाना मसूद अजहर को। उसकी धमकी जो है, क्या उससे भारतीयों को डरना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, गीदड़ भभकी होती है, और भारत सेनाएं बिल्कुल सतर्क हैं, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सतर्क है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल सतर्क हैं, और हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें भी बहुत रिजॉल्व है। उसने कह रखा है कि आतंकवाद की, भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्रवाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किसी विदेशी भूमि से चलाया जा रहा है तो उस सरकार को भी उसको प्राइस को उसको पे करना पड़ेगा। कैप्टन साहब, एक पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से एक खबर और आई थी कि जो हाफिज सईद है वो घबरा गया है। पाकिस्तानी एंकर्स को मैंने सुना था, और जो पाकिस्तान की सेना है वो उसको उठाकर अपने किसी सेफ हाउस पर जाकर ली गई है। हाफिज सईद कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं है, कोई शरीफ आदमी नहीं है, वो आतंकवादी है, भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 है, ये बात सभी जानते हैं। उसके बावजूद जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको अपने सेफ हाउस में ले जाती है। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। तो किस तरह की बात आप रखना चाहते हैं कि आतंकवाद और सेना साथ साथ है? अब मैं आपको बताऊं, देखिए, आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना का चोली दामन का साथ है। जब अमेरिका में वर्ल्ड बैंक टावर गिरे थे, ओसामा बिन लादेन ने गिराए थे, वो भी पाकिस्तान के कैंटोनमेंट में मुठभेड़ में मारा गया था। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो इस्लामाबाद के पास जो कैंटोनमेंट है, पाकिस्तान की शहर में ही, पाकिस्तान की आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था में ही ओसामा बिन लादेन रह रहा था। और जाहिर सी बात है कि लगभग जब 11 सितंबर को आतंकवादी घटना हुई उसके 10 वर्ष के बाद ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का दबाव था, तब जाके ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। भारत को भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई है, एक तो वो, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पाकिस्तान को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जिस हिसाब से खुलेआम समर्थन पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, विशेष रूप से पाकिस्तान की सेना करती है, उसको ज़रूर इसका दंड दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से कल रात की कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई पर लेकर विदेशी जितने भी देश हैं उन सब ने कहीं ना कहीं उसका समर्थन किया है, भारत के स्टैंड का समर्थन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पर इसका दबाव पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो ये 1-2 ऑर्गेनाइजेशन या 1-2 ये बचे हुए आतंकवादी ग्रुप हैं, ये ज़रूर आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं करता है तो हम सब लोग उसको एलिमिनेट करते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, एक मेरा सवाल और था। मैं कई तरह की हमने मूवी देखी जो देशभक्ति के लिए बनाई जाती हैं। उरी आपने मूवी देखी, या जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई वो भी मूवी देखी। तो उसमें पुलवामा, हमने ये उस मूवीज़ में देखा
कि जो एयर स्ट्राइक हम लोग करते हैं या जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एक तो फ्रंट वॉरियर होते हैं हमारे जो वहाँ जाते हैं, एक हमारे हिडन वॉरियर्स होते हैं जिनको जो एजेंसी के लोग हमारे पाकिस्तान में डिप्यूट रहते हैं। तो उसमें बाद में मूवीज़ में पता चलता है कि भाई पाकिस्तान ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको मार दिया। तो क्या खतरा रहता है कि जो हमारे ग्राउंड के हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं, जो एजेंसी के लोग रहते हैं, जब इतना बड़ा कांड हो जाता है तो पाकिस्तान उनको ढूंढने का काम ज़रूर करता होगा। तो क्या हमारे ग्राउंड वॉरियर्स की जान खतरे में रहती है? बिल्कुल रहती है। देखिए जो भी वहाँ पर आईबी के हैं या रॉ के हैं लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी जान पे तो खतरा रहता ही है, लेकिन चूंकि देशभक्ति की भावना रहती है तो देश के लिए हमें इंटेलिजेंस को गैदर करना है और देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना है। तो आदमी रिस्क लेकर, खतरे को भी लेकर अपने काम को अंजाम, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी 17 साल तक छद्म वेश में रहकर उन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया उन्होंने और भारत के इंटेलिजेंस को बहुत सारी सूचनाएं उनको दी। तो इस टाइप का तो रिस्क तो रहते ही हैं, लेकिन यह है कि देश की भावना और देश की भावना का जज्बा रहता है, तो उसको देखते हुए ये सारे काम तो रिस्क तो होते ही हैं, लेकिन लेने भी पड़ते तो हैं। कैप्टन साहब, मुझे लगता है कि जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट, हमारा ये शो देख रहे हैं, उन सभी को हमारे उन ग्राउंड जो हिडन वॉरियर्स हैं तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बजानी चाहिए। और क्योंकि उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ होगा इस घटना के बाद, इस स्ट्राइक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि भाई जिन लोगों ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि लश्कर तोयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का या जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो कौन है। तो हो सकता है वो लोग पाकिस्तान की नज़र में भी आ गए हों। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं, जो हिडन वॉरियर्स हैं, वो सेफ हों। जी बिल्कुल सही बात है। ये काम तो रिस्क का होता ही है। कोई भी पाकिस्तान की धरती पर या दुश्मन देश की धरती पर रहकर कोई भी इंटेलिजेंस गैदर करता है तो सारे जोखिम तो रहते ही हैं। और जोखिम के साथ साथ थोड़ी सी उनके साथ भी देश की भावनाएं रहती हैं। तो वो सारे सुरक्षा उपाय भी करे जाते हैं, सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जाते हैं ऐसे समय पर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से कल का रात का ऑपरेशन किया गया है, सारे प्रिकॉशंस लेकर ही किए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी सूचना का तंत्र है वो सारे सुरक्षित होंगे और सारे बचे हुए होंगे। अच्छा कैप्टन साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है कि अब जैसे हिंदुस्तान ने तो अपना दम दिखा दिया है, 9 जगह पर स्ट्राइक की है, अब पाकिस्तान की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है, उसको अपने देश में भी जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है कि भाई हिंदुस्तान ने तो देखो तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक कर दी। तो ऐसी बौखलाहट में पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? भारत को किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या हमारे देश की जो आम जनता है, जो ख़ासतौर पर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्या उनको किसी तरह की कोई डर की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, या जो बॉर्डर एरियाज़ के विलेजेस हैं वहाँ पर कोई खतरा किसी चीज़ का? देखिए, इसकी तरफ से सारे सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों की तरफ से। और हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है कि कोई भी अगर दुश्मन देश की तरफ से दुस्साहस की कार्रवाई की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही इंटरनली भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम सब लोग, विशेष रूप से शहर में रहने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा रहे, उसके लिए ड्रिल्स की जा रही हैं, मॉक ड्रिल्स की जा रही है, जिससे कि हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी प्रिपेयर्ड रहे। और साथ ही साथ हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी बड़ा दृढ़ता का परिचय दे रहा है और देशवासियों से अपील कर रहा है और देशवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा भी कर रहा है कि इस तरह का कोई भी प्रयास अगर दुश्मन देश की तरफ से किया जाएगा तो हमारी सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। कैप्टन साहब, जो मैं पढ़ रहा था, 1971 के बाद देश में पहली बार इतने बड़े लेवल पर मॉक ड्रिल हो रही है। और ऐसा नहीं कि पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है, उसमें कुछ शहरों के नाम है, जैसे पुणे है, गाज़ियाबाद है, बरेली है, मेरठ है, आगरा है, कुछ सेंसिटिव शहरों के नाम आए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि केवल जिन शहरों में मॉक ड्रिल हो रही है, क्या वास्तव में उन्हीं शहरों पर में खतरा है, बाकी शहर सेफ हैं? देखिए, क्या है कि हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी इवेंचुअलिटी बन सकती है और विशेष रूप से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में अलर्ट रहना होगा। अक्सर हम नागरिकों के दिमाग में, आम नागरिकों के दिमाग में ये भावनाएं रहती हैं
कि ये जिम्मेवारी, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सेनाओं की है। तो सेनाओं के साथ साथ सैनिक तो हर कोई है, आप भी सैनिक हैं, आप पत्रकार के रूप में आप देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हर कोई सैनिक है। और उस सैनिक की भावना को हर एक में जगाने के लिए और साथ में अलर्ट मोड में रहने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, और इसका बड़ा लाभ भी होता है। और हम लोगों को पता भी होता है कि अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है तो इमरजेंसी में हम लोग उस सिचुएशन का कैसे सामना करें, पैनिक में ना आए, क्योंकि अक्सर पैनिक में आ जाने से भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। दृढ़ता से हम उस विपत्ति का या आपदा का सामना करें, उसके लिए ड्रिल करवाई जा रही है। कैप्टन साहब, इससे पहले भी देश में बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। 26/11 अटैक हमने देखा, संसद पे हमने अटैक देखा। जी हालांकि किसी भी अटैक को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि जी हर जी अटैक में जी हमारे देश के लोग मारे गए हैं। जी तो हम किसी को बड़ा या छोटा अटैक नहीं कह सकते। अटैक अटैक होता है, और एक मरे या 10 लोग मरे, मौतें होती हैं। लेकिन पहली बार देश में मॉक ड्रिल की जा रही हैं, तो क्या वाकई इस बार कोई खास अलर्ट है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि मोदी जी को तो इस बारे में पता होगा कि वो कब अटैक करने वाले हैं। उससे अगले ही दिन उन्होंने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। तो कुछ ना कुछ तो अलर्ट ज़रूर होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है। देखिए, ये सरकार की तरफ से सूचना आई है, तो इसका मतलब सरकार के पास कुछ इनपुट्स होंगे। और सरकार नहीं चाहती है कि देशवासियों में अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो असुरक्षा की भावना फैले। तो उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। और सरकार ने जो भी सोचा होगा या सरकार ने जो भी आह्वान किया है, तो उसके ज़रूर पीछे कोई ना कोई बड़ी मंशा होती है, भावना होती है। और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए, या जो भी थ्रेट्स होगा उसको ध्यान में रखते हुए, ये बड़े लेवल पर पूरे देश में ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हमारे देश के लोगों को किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है? मॉक ड्रिल में लोग हिस्सा लेंगे, डरने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब तक देश की जो सेना सशक्त बैठी है हमारे बॉर्डर पर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे माहौल में वो किस तरह से उनको अपनी लाइफस्टाइल जारी रखनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का मंसूबा था हिंदू मुस्लिम में बांटने का। पहली बात तो उन्होंने चुन चुन के एक धर्म विशेष के लोगों को चुना, जिससे कि उन्होंने एक दूसरे धर्म के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करी। देशवासी उस माहौल में कतई नहीं आए, देश पूरा एकजुट रहा। आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग एकजुट रहे और इस विपत्ति का सामना किया। और उस विपत्ति का सामना करते करते ही कई अंजाम था कि कल रात में आपने देखा कि वो सफलतापूर्वक उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मैं देशवासियों से यही आह्वान करूंगा कि हमारा नेतृत्व, विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व, बड़ा सशक्त है और वो निर्णय लेने की उसमें क्षमता है। आपने देखा होगा, इससे पहले, इस पहलगांव के घटना से पहले पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना से पहले उरी की घटना हुई। सभी घटना पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, डिसाइसिव सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई। जो आतंकवादियों के कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया। तो लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक नेतृत्व ये भी चाहता है कि हमारे देशवासियों के साथ अगर कोई दुश्मन देश की तरफ से कोई आकस्मिक अगर कोई भी रिटायलेटरी स्टेप्स उठाया जाए तो उसके लिए हमारे देशवासी प्रिपेयर्ड भी रहें। ऐसे कोई खतरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें प्रिपेयर्ड जरूर रहना चाहिए। उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग प्रिपेयर्ड रहें। उसी के लिए सरकार ने मॉक ड्रिल का आह्वान किया है। अच्छा कैप्टन साहब, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर और आप डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू करने से पहले, कि भाई जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है या वहाँ की कैबिनेट ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है कि पाकिस्तान की सेना को फ्री हैंड है। यानी कि जो इंडिया ने जो 9 जगहों पर हमला किया है, आतंकी कैंप तबाह किए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को खुली छूट दे दी है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका निहितार्थ भी हम लोगों को तलाशने होंगे कि जो कल रात में अटैक हुआ है, हालांकि जो भारत सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई थी अनुराग जी, तो उसमें साफ कहा गया था कि हम लोगों ने ना तो उनके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हम लोगों ने कोई हमला किया है, ना हमने कोई उनके एयर स्पेस को या उनकी लैंड को वायलेट किया है। हमने सिर्फ उनके आतंकवादी अड्डों को हमने उनको ध्वस्त किया है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक हुआ है और पाकिस्तान में 9 जगह अटैक हुआ है, उनके
आतंकवादी कैंपों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो पाकिस्तान भी अपनी जनता को दिखाना चाहता है कि कुछ हम लोगों ने भी स्टेप्स उठाए हैं। तो उसी वजह से उसका प्रतिपालन करते हुए उन्होंने अपनी आर्मी को से आह्वान किया है कि हमने फ्री हैंड दिया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर उनकी आर्मी या उनकी सेना या थल सेना या वायु सेना की तरफ से कोई भी ऐसा दुस्साहस किया गया तो हमारी सेना मुंह तोड़ उस दुस्साहस का जवाब देने में समर्थ है। हाँ, निश्चित तौर कैप्टन साहब की जो हमारी भारतीय सेना है उसका दमखम हम देखते हैं 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, और जब विदेशी मेहमान आते हैं हमारी सेना का दमखम देखते हैं तो वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो निश्चित तौर पर देशवासियों को इस बात की तो उम्मीद है और देश की सरकार पर भी उनको भरोसा है कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका माकूल जवाब देने में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। कैप्टन साहब, एक मैं और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो सेना को पाकिस्तानी जितनी भी इनके अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि भारत हमले रोक दे, हम लोग आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई भारत ने तो अपना काम कर दिया, उनको बदला लेना था पहलगाम का, हमने बदला ले लिया, अब तो हमला हमारी करने की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। तो एक तरफ रक्षा मंत्री बैकफुट पर भी हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तानी आर्मी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप फ्री हैंड हैं। तो ये दो तरफा रवैया क्या है पाकिस्तान का? यही तो दो तरफा या रवैया ही तो पाकिस्तान के अंदर सब जड़ है। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिनके ट्वीट की आप बात कर रहे हैं कि हम भारत अगर हमले रोक देता है तो हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, तो अगर ये आतंकवादियों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई करे होते तो पहलगांव की घटना या पहलगांव की घटना से पहले पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना से पहले उरी की घटना हुई, ये सब घटनाएं होती नहीं। पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भारतीय नेतृत्व ने बता दिया है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी ग्रुप हैं उसके खिलाफ भारत बिल्कुल निर्णायक लड़ाई की तरफ अग्रसर है और बिल्कुल जड़ से पाकिस्तान से पोषित आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना करके रहेगी। बहुत जल्दी अच्छा ही होगा कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को समझ ले और अपने यहाँ जो बैठे हुए जितने भी आतंकवादी तत्व हैं खुद ही उनको ख़त्म कर दे। कैप्टन साहब, मैं थोड़ी सी अब आप बात करता हूँ इंटरनेशनल प्रेशर की। इस घटना के बाद जबकि हिंदुस्तान ने 9 आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद करके भारत का एक गौरव बढ़ाया है और पूरे विश्व को मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय सेना ने कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और भारत का स्वाभिमान ऊंचा किया है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति का जो एक बयान आता है बहुत ही नपतुला आता है कि हाँ भाई, 2 देशों में कुछ चल रहा था और दोनों देश आपस में बैठकर मसला समझाएं। तो एक तरफ तो अमेरिका दोस्ती की बात करता है भारत से, दूसरी तरफ इस तरह का बयान समझ में नहीं आया मेरे तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। देखिए, हर देश को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को भी अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई भी लड़ाई इससे पहले, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, 1971 का आपने जिक्र किया, 1965 की लड़ाई हो, 1962 की लड़ाई हो, कोई भी दूसरा देश आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। वो लड़ाई तो आपको अपने स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। और विशेष रूप से जो जब से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वो टैरिफ के जरिए से नया वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैलेंस बना रहे, क्योंकि एक तीसरा एंगल चीन का भी एंगल रहता है। तो वो चीन को दिमाग में रखते हुए वो अपनी सारी इस क्षेत्र की सारी जो जियोपॉलिटिक्स है वो रखना चाहते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखे उनका अपना बयान है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत की सरकार इस विषय पर सचेत है और उसको पता है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित लड़ाई है, इसको भारत ही लड़ेगा और भारत ही इसको ख़त्म करेगा। दूसरे देश तो सिर्फ मौखिक समर्थन दे सकते हैं, कोई यहाँ आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, जो भी विदेशी जानकार हैं विदेश नीतियों के, कि अमेरिका के पाकिस्तान में बहुत हाई स्टेक्स हैं, तो इसलिए भी अमेरिका खुलकर भारत का साथ नहीं दे सकता और पाकिस्तान का लिए कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट रहता है। देखिए, आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इम्पोर्टेंट है।
अफ़गानिस्तान वहाँ पास में है। अफ़गानिस्तान में अभी 20 वर्षों तक अमेरिका बुरी तरीके से पराजित होने के बाद 2022-23 में छोड़ के आया है। ईरान की भी सीमा पाकिस्तान से लगी है, चीन की सीमा भी पाकिस्तान से लगी हुई है, और चीन इस समय बड़ा मेजर कॉम्पिटिटर बनकर उभर कर अमेरिका का आया है। तो अमेरिका अपनी जो भविष्य की जियो पॉलिटिक्स है उसको निर्धारित करना चाहता है, और चीन के मद्देनज़र रख के वो अपनी सारी गोटियां खेलना चाहता है। और उस मद्देनज़र पाकिस्तान भी एक भारत के अलावा एक उनके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र है, जो चीन को कंटेंट करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका अपनी दृष्टि से अपनी जियो पॉलिटिक्स का इस क्षेत्र में निर्धारण करता है। लेकिन भारत की समस्या भारत को ही सॉल्व करनी है। अमेरिका की अपनी जियो पॉलिटिकल मजबूरियाँ हो सकती हैं, चीन की अपनी जियो पॉलिटिक्स हो सकती है इस क्षेत्र में अब इंटरफेयर करने की, लेकिन भारत की जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ़ है कि हम लोगों को अपने देश की सुरक्षा रखनी है, अपने देशवासियों में एक सुरक्षा की भावना रखनी है, और इस आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई हमें स्वयं लड़नी है। इस मामले में भारत का राजनीतिक नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है। चाइना का भी आपने बयान सुना होगा, कहा कि भाई दोनों देशों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, पड़ोसी देश हैं। तो बैठकर बात करने की बात ही कहाँ आ गई भाई, जब वो हमारे देश में आतंकवाद की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। कभी जम्मू कश्मीर में कोई ही शायद ऐसा हफ्ता जाता होगा जब वो हमारी आर्मी के लोगों के साथ एनकाउंटर में तो मारे ना जाते हो या वो उनको ना मारते हो। तो चाइना का बयान को किस तरह से हम लोग लें? नहीं, बिल्कुल देखिए, चाइना के बयान को भी हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सेनाएं लद्दाख क्षेत्र में, ईस्ट लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने हैं, और हमारी डिवीज़नें बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस कर रही हैं। और चीन के जो इरादे हैं उस पे हम विश्वास तो नहीं कर सकते। हमने इससे पहले भी दोस्ती का हाथ जब चीन के साथ बढ़ाया, तब चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। 1962 की लड़ाई हुई। आपने अभी देखा कि जब कोविड का आउटब्रेक था, तो चीन की सेना ने प्रयास किया भारत की सीमा में घुसने का। तो हालांकि हमारी भारतीय सेना सतर्क थी, तो हमने उनके प्रयास को विफल कर दिया। लेकिन चूंकि चीन एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है और उसकी दखल इस क्षेत्र में रहती है, तो चीन के प्रति भी हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है इस विषय पर ज़रूर बहुत गहराई से नज़र रखे हुए होगा। अच्छा कैप्टन साहब, एक इंटरनेशनल खबर ये भी है, आपने भी सोशल मीडिया पर पढ़ी होगी, ट्वीट है तुर्की की तरफ से कि वो भारत ने जो कुछ किया है इस हमले की निंदा करते हैं, और पाकिस्तान के साथ उसने पूरी तरह से हमदर्दी जताने का काम किया है। यानी कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद मुद्दे पर तुर्की एकदम दोनों दोस्त हैं। तो भारत के लिए ये किस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत है? कि भारत के लिए तुर्की भी किसी तरह कोई खतरा बन सकता है? क्योंकि एक तरफ से तुर्की खुलकर साथ आया पाकिस्तान के। देखिए, 2-3 देश हैं, एक्सिस है, जिनकी में तुर्की है जिसमें, और अजरबैजान और पाकिस्तान, इन तीनों की एक एक्सिस बनी है। अजरबैजान ने अभी कुछ दिनों पहले, अगर आप देखते होंगे, आर्मेनिया को हराया है, उनका एक बहुत बड़ा भूभाग पे कब्जा किया है, और वो अजरबैजान ने तुर्की की मदद से ही किया था। और तुर्की एक महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण लोकेशन पर है, और तुर्की और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी दोस्ती भी है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तुर्की ने अपना एक नौसेना का एक जहाज़ भी वहाँ पर भेजा है। हालांकि कहने को तो तुर्की की तरफ से बयान आया है कि वो सिर्फ मित्रतापूर्वक भेजा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब युद्ध काल की परिस्थितियाँ बन रही होती हैं और उसमें युद्ध पेश भेजना भी एक दुश्मन देश के लिए भेजना, वो भी एक दुश्मनी का प्रतीक होता है। जो बयान तुर्की का आया है वो चिंताजनक है, और भारत को इस पर नज़र रखनी है। तुर्की ने जो कल रात में जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसकी उन्होंने अपनी तरफ से भर्त्सना की है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ने तुर्की सरकार को अपना विरोध जरूर दर्ज किया होगा, और जो भी फैक्ट्स होंगे वो उपलब्ध करवाए होंगे, और भारत सरकार ने अपना जो स्टैंड होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल तुर्की को क्लियर किया गया होगा। और आह्वान भी तुर्की से कर दिया गया होगा कि हमारे जो आपस में जो आंतरिक मामले हैं उसमें वो दखल अंदाजी ना करे। कैप्टन साहब, तुर्की की अगर समझ में नहीं आया तो भारत उसके दिमाग ठीक करने की हैसियत तो रखता ही है।
देखिए, तुर्की और भारत बहुत दूर देश है, ठीक है ना। तुर्की को समझ में आना चाहिए कि तुर्की आके यहाँ पाकिस्तान के का समर्थन करके आतंकवाद को की लड़ाई का समर्थन नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एक भागीदारी हो गई है और तुर्की को इसमें समझ में आना चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन और आतंकवाद का पोषण करने वाले देशों के साथ तुर्की को नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो तुर्की भी पाकिस्तान की तरह धीमे धीमे आइसोलेटेड हाँ, उसकी समझ में आना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर दोस्ती करेगा तो तुर्की में भी आतंकवाद फैल जाएगा। जी जी जी, और पता चला फिर वो तुर्की फिर हिंदुस्तान से मदद ले आके कि भैया मेरे यहाँ पर आतंकवाद हो गया है पाकिस्तान की वजह से, अब मेरी मदद करो। वो दिन दूर नहीं तो पाकिस्तान तुर्की को ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि तो अभी सीरिया का भी उदाहरण अभी आपने देखा है, कुर्द की समस्या का भी उदाहरण देखा। तुर्की को समझ में आना चाहिए इस विषय पर, और जो वहाँ पर जो कट्टरपंथी जो सरकार है उसका रवैया पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सा समर्थन का दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है कि भारत भी इस विषय पर सचेत रहेगी और तुर्की वाला, चूँकि तुर्की बहुत दूर देश है तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकता है। सामयिक रूप से और भी मुझे लगता नहीं है कि तुर्की का कोई बहुत बड़ा प्रत्यक्ष लड़ाई में उसका कोई बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में हो पाएगा। अच्छा कैप्टन साहब, पाकिस्तान एक गीदड़ भपकी देता है कि अगर हिंदुस्तान उसके साथ कुछ अन्याय करेगा तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे दर्शक ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोई देश किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे तो नहीं कि भाई आज भारत ने 9 उसके ठिकाने ध्वस्त कर दिए तो वो एक सीधा परमाणु बम लॉन्च करे और भारत पर वो चढ़ाई कर दे, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसी कुछ तो परिस्थितियाँ होंगी, एक्ट ऑफ वॉर की कुछ ना कुछ गाइडलाइन ज़रूर होंगी। तो हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक्ट ऑफ वॉर की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में कोई भी देश परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है अनुराग जी। देखिए, भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है बड़ी स्पष्ट है कि नो फर्स्ट यूज़। हम पहली बार में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नो फर्स्ट यूज़ नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम जब हमें महसूस होगा हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो ये कहती है कि 2 वजह से, अगर देखिए उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भारत के खिलाफ ही है और तो किसी के खिलाफ उन्होंने बनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अगर पानी रोका गया तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और दूसरा एक जो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहती है कि कराची बंदरगाह पे अगर आवागमन रोका तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। और चूंकि अभी ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं है, कोई सामना आमने सामने सेना नहीं है, तो अभी वो परिस्थितियाँ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अवेयर होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो इस वजह पर काम करती है। और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी हैं और सब किलोटन के भी न्यूक्लियर बम हैं उसके पास हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ एक खतरा बना रहता है कि बम का ट्रिगर पॉइंट किसके पास है, वो आर्मी के पास है, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है नहीं। तो कभी भी उस बम का मिसयूज़ करने वाले वहाँ एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस विषय पर हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस दिशा में प्रयास भी करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का अगर कोई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी करता है तो हम उसके खिलाफ प्रिपेयर रहें। कैप्टन साहब, अगर पाकिस्तान की आर्मी, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ट्रिगर नहीं है, न्यूक्लियर वेपन की जो ट्रिगर्स हैं वो आर्मी के पास हैं, अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियर वेपन ट्रिगर कर देता है तो क्या हमारे देश के पास ऐसे संसाधन हैं कि वो इंडिया की सीमा में घुसने से पहले ही उसको रोक दें, या न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु बम का कोई तोड़ ही नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हमारी सेनाएं अलर्ट हैं। अगर वो मिसाइल के थ्रू अगर प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं, मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं। और अगर वो हवाई जहाज़ के थ्रू आने का प्रयास करते हैं तो एयर अटैक को भी रोकने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और वो अगर लैंड की तरफ से भी न्यूक्लियर अटैक को करने का प्रयास करते हैं, लैंड मोबाइल व्हीकल के थ्रू, तो उसको भी रोकने के लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक होता है, उसके लिए बहुत विशेष रूप से केयर करने की ज़रूरत होती है। और चूँकि पाकिस्तान एक फेल्ड देश है तो हम लोगों को बहुत सतर्कता इसमें बरतने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान
उस स्थिति तक ना पहुँचे कि अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करे तो हम सब लोग, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, हम उस डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकें, इसकी बहुत ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, अंतर्राष्ट्र में जो भी बड़े देश हैं, चाहे वो रूस है, चाहे वो चीन है या वो अमेरिका है, वो सब इन विषयों और परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो स्थिति किसी के भी पक्ष में नहीं होगी, ना पाकिस्तान के, ना भारत के, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, तो सेकंड रिटेलिएटरी अटैक करेगा तो पाकिस्तान तो नेस्तनाबूद ही हो जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर भी अटैक होता है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो कुछ ना कुछ तो नहीं, होगा। आपने अच्छी बात कही कि पाकिस्तान एक फील्ड देश है। जी, मैं बहुत ही देसी भाषा में कहना चाहूँगा आपसे कि एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा निचोड़ेगा क्या। हम्म, तो पाकिस्तान को ये बात मालूम है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा पाकिस्तान इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगा। जी, तो इसलिए वो कोशिश ये करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज वो हमारे देश को पहुँचा सके। जी, और जब हम रिटेलिएट करेंगे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद तो कर ही देंगे। जी। लेकिन लोगों को वाक़ई डरना चाहिए न्यूक्लियर वॉर से। देखिए, न्यूक्लियर वॉर कोई अच्छी वॉर तो है नहीं, और न्यूक्लियर वॉर का आपने देखा ही है, हिरोशिमा और नागासाकी में 7 मई 1945 और 9 मई 1945 को जो बम गया था, उसके बाद कितनी बड़ी जान माल की हानि हुई। और लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और उसके पास न्यूक्लियर बम है, तो हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस तथ्य के साथ साथ हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें उस वॉर की तरफ हम ना जाएं, और अगर मजबूर होते हैं तो हमें उसका जवाब भी देने की स्थिति में होना चाहिए। ये भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद की लड़ाई है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो जंग सिर्फ आतंकवाद तक रहे। पाकिस्तान को हम लोग डराते रहें, पुचकारते रहें और समझाते रहें कि भैया आतंकवाद को आप हिंदुस्तान में मत पनपाओ, तो ये स्ट्रेटजी ठीक रहेगी। देखिए, उसको ज़्यादा उकसाना भी खतरनाक है। नहीं नहीं, देखिए देखिए, पाकिस्तान में बड़ी एक तो समस्या हो गई है कि इंटरनल डिवीज़न बहुत है। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपने देखा कि मुख्य विपक्षी दल जो पाकिस्तान के जो इमरान खान है वो जेल में है। पाकिस्तान को हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज हैंडल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हमें समझाने की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान को ये मैसेज भी देने की ज़रूरत है कि आप न्यूक्लियर बम की आड़ में हम लोगों को ब्लैकमेल भी ना करें। अगर आपने ब्लैकमेल करा तो आप तो हमारा जो डैमेज करेंगे, लेकिन हम तो आपको पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो कल रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो एस्केलेट नहीं होगा। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी इकॉनमी को थोड़ा संभालना है, लोग वहाँ पर भी भूखे मर रहे हैं, उनको भी संभालना है। तो मुझे उम्मीद है कि एक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव करेगा और इसको एस्केलेट नहीं करेगा, और अपने यहाँ जो आतंकवाद पोषित हो रहा है उसको और नहीं पोषित करेगा, और अपने यहाँ से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को लॉन्च पैड का इस्तेमाल नहीं होने देगा। इकोनॉमी तो आपने कैप्टन साहब देखी होगी कि आटा कितना महंगा, आटे के लिए वहाँ के लोग भीख मांग रहे थे, किस तरह से वीडियो वायरल हुई। और जहाँ तक भारत के अटैक की बात है तो वहाँ का जो शेयर बाजार है पूरी तरह से लुढ़क गया। तो ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। लेकिन जैसा कि हम आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड देश है, वो बैकफुट पर आने के बाद कुछ भी कर सकता है। कैप्टन साहब, एक बात मुझे और बताइए कि जब इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च होते हैं, जैसे कल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई, तो क्या कुछ हिडन साइंस भी होते हैं? क्योंकि मीडिया तो हर चीज़ को फॉलो करती है, तो क्या कुछ हिडन वार्निंग साइंस भी होते हैं जिनको मीडिया नज़रअंदाज कर देती है और हमारे देश की सेना स्ट्राइक कर देती है? देखिए, इंटेलिजेंस की इनपुट्स होते हैं, सैटेलाइट की इमेजनरीज होती हैं, और भी बहुत सारे खबरें होती हैं जिनसे आइडिया लगता रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई अनयूजुअल परचेज अगर कुछ वेपन्स की, वेपनरी की हो रही है, या अनड्यू अगर किसी दुश्मन देश को अगर कुछ किसी दूसरे देश से अगर सामग्री, सैनो सामाज की सामग्री मिल रही है, तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं है। और तो उसके हिसाब से हमारी सरकार भी सतर्क रहती है, हमारी सरकार भी उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां करती हैं। आपने अभी देखा कि पहलगांव की हमले के बाद तुरंत बाद भारतीय नौसेना के लिए राफेल सौदे की मंजूरी कर दी गई। तो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सारी अपनी तैयारियां होती हैं। आपने अभी देखा होगा कि पिछले दिनों हमने ब्रह्मोस मिसाइल का भी बड़ा सफलतापूर्वक परीक्षण करके हमने तीनों सेनाओं में उसको शामिल कर दिया गया है। और वैसे आपकी सूचना के अनुसार जो मेरे पास इनपुट्स आए हैं उसके हिसाब से कल रात में
अटैक में ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक अच्छा। उसका वॉर जोन में इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब सारी तैयारियां हैं और भारत सरकार उसी हिसाब से अपनी अलर्ट मोड में रहती है। और चूँकि पाकिस्तान बड़ा एक टफ देश है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो चूंकि अब पड़ोसी पड़ोसी हैं, अब पड़ोस में आप भूगोल के या ज्योग्राफी को बदल नहीं सकते हैं, तो हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के पड़ोस में पड़ोसी होने के नाते साथ ही साथ हमको अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान दोबारा इस टाइप की नापाक हरकतें ना कर पाए। अच्छा कैप्टन साहब, ऑपरेशन सिंदूर की चारों तरफ तारीफ हो रही है, इसकी प्लानिंग और प्रिसिशन आपको जी। कैसा लगा? क्या ये बालाकोट और उरी की सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग था, या इसकी प्लानिंग बिल्कुल नई तरीके की थी? बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग थी, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग थी अनुराग जी। और अब की बार टारगेट बिल्कुल प्रिसीजन्स थे। जो भी टारगेट के कोऑर्डिनेट्स थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिसे अक्षांश और देशांतर कहते हैं, वो बिल्कुल प्रिसीजन थे। हमारी जो गाइडेड मिसाइल्स थी या जो भी हम लोगों ने वायुसेना के विमानों से हम लोगों ने जो भी टारगेट को पिन पॉइंट्स किया, बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट को हिट किया। तो जो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक थी और जो पुलवामा के बाद की जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक थी, उससे कई गुना ज़्यादा एक्यूरेट थी, कई ज़्यादा गुना सटीक थी और मैक्सिमम कोलेट्रल डैमेज किया गया है। उसका स्वीकृति पाकिस्तान की तरफ से भी की गई है। तो उस हिसाब से जो ऑपरेशन सिंदूर था वो 100% सफल रहा है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो मिलिट्री में नया डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश हो गया है ये? बिल्कुल डॉक्ट्राइन, देखिए मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स होती है वो बदलती रहती है समय और परिस्थितियों के हिसाब से। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई, कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी चल जाएगी, क्योंकि उसमें एक नया ही पैराडाइम आया है। वहाँ पर ड्रोन से लड़ाई हो रही है। तो अब टैक्टिक्स तो जैसे जैसे इक्विपमेंट और टेरेन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, तो डॉक्ट्राइन भी उसी हिसाब से बदल जाती है। और कल रात में जो अटैक किया गया है वो ड्रोन से भी अटैक्स किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नए इक्विपमेंट्स के साथ नई डॉक्ट्राइन्स आती हैं, और मुझे जो जोश है भारतीय सेनाओं का, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का, बहुत है, हाई है। और एक जो नया एयर अटैक का जो नया एक नया लेवल प्ले फील्ड जो क्रिएट किया गया है भारत सेना की तरफ से, वो बिल्कुल टोटल डोमिनेटिंग है। और जिस हिसाब से प्रिसीजन तरीके से स्ट्राइक की गई हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पर पाकिस्तान को सीधा मैसेज, और पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों को सीधा मैसेज हो गया कि जरा सा भी कुछ उन्होंने करने की, इस तरीके के दुस्साहस करने की अगली बार कोशिश की, तो उसका इससे भी कई गुना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक मेरा सवाल ये है कि कश्मीर के अंदर हाँ। जो पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्ट प्रॉक्सीज हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं? देखिए, वो हैंडलर्स होते हैं, वो कई तरीके से ऑपरेट करते हैं। उनके कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोगों को वो पैसा भी देते हैं, कुछ लोगों को वो संसाधन भी उपलब्ध करवाते हैं, कुछ लोगों को विदेशों में भी उनके बच्चों को पढ़ाने या इनडायरेक्टली हेल्प करते रहते हैं। तो उनके माध्यम से पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो यहाँ से सूचनाएं वहाँ देते हैं, ट्रुप्स के मूवमेंट्स की सूचनाएं देते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन की सूचनाएं देते हैं, ये सारी सूचनाएं देती हैं। और सैटेलाइट के जरिए से भी, चूँकि मुझे अभी इसी पहलगांव अटैक के बाद पता चला है कि चाइना के जो सैटेलाइट्स और इमेजिनरीज हैं वो भी पाकिस्तान को उपलब्ध हो रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है किसी भी देश के लिए एक्चुअल ट्रुप मूवमेंट्स का पता करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैप्टन साहब, जो भारतीय आर्मी की इमेज है जी। वो कश्मीर में काफ़ी नेगेटिव बताई जाती है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत अच्छी है। और आपने देखा होगा कि पिछले बहुत लंबे समय से जो वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, जब से धारा 370 हटाई गई है और 35A को भी ख़त्म किया गया है, तब से आपने देखा कि वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। वहाँ पर टूरिज़्म आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, और टूरिस्ट के ज़रिए से जो आमदनी थी वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो धीमे धीमे नॉर्मलिटी आई रही थी, और उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आर्मी के द्वारा वहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य चलाए जा रहे थे। और वहाँ के आम नागरिकों में भी आर्मी के प्रति बड़ा विश्वास इधर हाल के दिनों में बहुत बड़ा है। और भारत की सरकार ने भी, और वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया है कि वहाँ के आम नागरिकों को कोई भी असुविधा ना हो और जनजीवन सामान्य चलता रहे। उसी का परिणाम है कि टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो गया था। विकास जी, ये बताइए मुझे, जो कश्मीर का यूथ है, हाँ। खास तौर पर जो जंजीज हैं,
उनके दिलो दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए इंडियन आर्मी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया गया है? देखिए, सोशल मीडिया एक नया तरीका है लोगों के दिमाग में जहर भरने का। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे ट्विटर हैंडल भारत सरकार ने पाकिस्तान के ब्लॉक कर दिए थे, और साथ में यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे आपने देखा होगा कि ब्लॉक कर दिए थे। वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत सरकार के खिलाफ, भारत जनमानस के खिलाफ और भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम्स के खिलाफ चलाते थे। ये सारे काउंटर मेजर्स भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और साथ ही कश्मीरी यूथ को भी हमारी सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि वहाँ पर सरकार है, चुनी हुई सरकार है। उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मुख्य धारा में रहकर अपना विकास कार्य करें। जिस हिसाब से आपने देखा कि ट्रेन्स की, रेलवे की, टनल्स की सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं, तो सरकार की तरफ से आह्वान यही किया जा रहा है युवाओं को कि मुख्य धारा में शामिल होकर भारत के विकास में अपना योगदान दें। कैप्टन साहब, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को, एक पूरे क्षेत्र को बदनाम करने का काम करती हैं। जिस तरह से हमारी पांचों उंगलियां एक से नहीं हो सकती, ठीक ऐसे ही सारे कश्मीरी ऐसे नहीं हो सकते कि वो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, हमारी आर्मी को पसंद नहीं करते, या वो आतंकवाद के पक्ष में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, लेकिन इमेज तो ख़राब होती है। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के मोस्ट ऑफ जो कश्मीरीज़ हैं, उनकी जो संख्या है, कितना वो आर्मी को प्रोटेक्ट करते हैं, कितना उनको कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कोऑपरेट तो करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले लाल चौक में, आपको ध्यान होगा 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने झंडा यात्रा चालू की थी, और अब आप देखिए वहाँ तो बिल्कुल लाल चौक के, अक्सर मैं रील्स देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो वहाँ तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। देखिए, शांति, अमल जब आती है तो वो प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि भी लेके आती है। तो इधर हाल के दिनों में चूँकि शांति आई है, जम्मू एंड कश्मीर में विकास काफ़ी हुआ है, भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है काफ़ी वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विकास करने के लिए। तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कुछ लोगों के दिमाग में जो भारत के प्रति जो नफ़रत की है, वो धीमे धीमे कम हो रही है। देखिए, प्यार, मोहब्बत, इन सब के जरिए से ही नफ़रत को मिटाया जा सकता है। पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि उनको कोई नहीं पूछता है। वहाँ पर जो अलगाववादी दल थे उनको भी अब कोई नहीं पूछता है। अमन चैन कश्मीर में पूरी तरीके से लौट गया है। एक दो ही आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि इन आतंकवादी घटनाओं से भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि जो दुश्मन देश है और आतंकवाद है, वो उनकी जो इकोनॉमी है, जो टूरिज्म की इकोनॉमी है, उसको ख़त्म करने के लिए आए थे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आंखें, मुझे उम्मीद है कि इस इंसिडेंट से भी खुली होंगी कि आतंकवाद उनके पक्ष में मेरा सवाल कैप्टन साहब एक और है। जो राष्ट्रीय राइफल्स है, उसका रोल जो काउंटर इंसर्जेंसी है जी, वो रेगुलर आर्मी से अलग कैसे है? देखिए, आर्मी का जो रोल होता है वो सीधा होता है, युद्ध के लिए तैयारी करना होता है। और जो राष्ट्रीय राइफल है, वहाँ पर जब 90 के दशक में आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी सारी इंसर्जेंसीज चलती थी। अफ़गानिस्तान से फॉरेन मर्सिनरीज़ आती थी, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत बड़ा आतंकवाद फैलाया जाता था, डेली बहुत सारी इंसिडेंट्स होते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना की गई थी, और उस समय बहुत सफलतापूर्वक राष्ट्रीय राइफल्स ने इंसर्जेंसीज़ को टैकल भी किया और ख़त्म भी किया, और उसकी बड़ी उस समय भूमिका थी। तो राष्ट्रीय राइफल्स में भारतीय सेनाओं के जवान भी थे, भारतीय सेनाओं के अधिकारी थे, उस समय काफ़ी उसको टैकल किया गया, और उसकी अपनी भूमिका थी। लेकिन चूंकि सेना की भूमिका बिल्कुल अलग होती है, सेना की भूमिका दुश्मन देश के खिलाफ सीधी आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयारी होती है। राष्ट्रीय राइफल्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थी, और चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी में उस समय पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वाली फोर्स की ज़रूरत होती थी, इसलिए राष्ट्रीय राइफल की स्थापना की गई थी। और उस राष्ट्रीय राइफल ने 90 के दशक में आतंकवाद को काफ़ी हद तक टैकल करने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। कैप्टन साहब, क्या कोई आपको ऐसा मोमेंट याद है कि जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मिशन जो इम्पॉसिबल था उसको कंप्लीट किया हो, और वो भी बिना किसी पब्लिक के और आर्मी के क्रेडिट के? नहीं, बहुत सारे मिशंस थे, बहुत सारे जो टेररिस्ट थे उस समय उनको एलिमिनेट किया राष्ट्रीय राइफल्स ने, और बहुत सारे जो बिल्कुल सिविलियन लाइफ में रहते थे, सामान्य ज़िंदगी, सामान्य लोगों के बीच में रहकर उनको उत्पीड़न करके उनके बीच में रहकर आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया करते थे, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारे अपने वो कार्रवाई किया करते थे। ऐसे समय पर आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय जितने भी आतंकवादी घटनाएं, खासकर सिविलियन
इलाकों में रहकर आतंकवादी उस समय रहते थे, उस समय आतंकवाद विदेशों की धरती से, पाकिस्तान की धरती से भी आता था, और इंटरनली भी आतंकवाद जो हिजबुल मुजाहिदीन टाइप की जो संस्थाएं थी वो क्रिएट करती थी, उसको टैकल करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और कम से कम कश्मीर से पोषित आतंकवाद को तो राष्ट्रीय राइफल्स ने ख़त्म कर दिया था। जो राष्ट्रीय राइफल्स का जो ट्रेनिंग है और जो उनका ग्राउंड कनेक्शन है, ग्राउंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, वो उस एरियाज़ में और ख़ासतौर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें कितना शार्प होता है? बहुत शार्प था, बहुत था। इंटेलिजेंस को गैदर करना, बहुत सारे अफसरों को आपने देखा होगा कि बिल्कुल कश्मीरी बनकर, दाढ़ी बढ़ाकर या उन्हीं के वेशभूषा में और पहनावे में रहकर लोगों के बीच में घुल मिल जाते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे, और उनसे जो भी आतंकवादी अगर उनके बीच में है तो उनके बारे में पता करते रहते थे, और उनको ख़त्म करने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट लिया करते थे, उनको ख़त्म किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय राइफल्स का उस समय जो 90 के दशक में और 2000 के दशक में था, उस समय राष्ट्रीय राइफल्स ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। कैप्टन साहब, आपका बैकग्राउंड आर्मी का भी रह चुका है और वर्तमान में आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। तो मैं आपसे 2 पॉलिटिकल कमेंट और लूँगा और फिर इस शो की समाप्ति करूँगा। जो राशिद अल्वी हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या जो भारत ने ये 9 हमले किए हैं पाकिस्तान में, चुन चुनकर सारे आतंकवादियों को मार दिया है, या कुछ आतंकवादी बचे हैं फ्यूचर के लिए। एक तरह से मैं उनके इस बयान को कमेंट के रूप में लूँगा, क्योंकि 1-2 हमले में या 9 हमलों में सारे आतंकवादियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। खिलाफ वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको पता है कि अगर ऐसे में देशभक्ति का माहौल है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, सेना के खिलाफ बोलेंगे, तो सब लोग उनकी पार्टी के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि देश में दूसरा पहलगाम हमला नहीं होगा। तो ऐसे में तो सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, और वो फिर कमेंट कर रहे हैं। मैं इस बयान की उनकी भर्त्सना करता हूँ। कल रात में सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया गया। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो आतंकवाद की जो रीढ़ थी, ये तीनों आतंकवादी जो गिरोह थे, उनकी रीढ़ को तोड़ने का काम कल रात में ऑपरेशन सिंदूर ने किया गया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत लंबे समय तक जो उनकी कमर जो तोड़ दी गई है वो दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि आतंकवादियों ने भी अब बहुत कड़ा संदेश ले लिया होगा, और आगे कोई भी पहलगांव या उरी या पुलवामा की तरह अंजाम करने से पहले कम से कम 10 दफ़े सोच लेंगे, उससे पहले वो करने की कोशिश नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि राशिद अल्वी जी ने जिस रेफरेंस से भी दिया है, उनका बयान आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। रिलेवेंट नहीं है। एक और मैं पॉलिटिकल बयान आपसे लेना चाहूँगा। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी साहब, उनका मैं पूरा नाम थोड़ा सा मिस कर गया, लेकिन उनका मुझे बयान याद है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए। इस तरह के हमले करने से आतंकवादी एग्रेसिव होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहलगाम में इतने निर्दोष पर्यटकों को मार दिया गया। इससे पहले भी अगर आप गूगल पर जाएं तो कितने आतंकवादी हमलों में हमारे सैकड़ों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और अभी तक देश में आतंकवादी काउंसलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बयान है उनका। उनको पता नहीं है कि आतंकवादी क्या होते हैं। आतंकवादी होते हैं। वो उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो आतंक फैलाना होता है, और देश को दूसरे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाना होता है। तो उनको पता नहीं है, काउंसलिंग से काम नहीं होता है। वो जब निर्दोष लोगों की जब हत्या करते हैं, पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की हत्या करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको काउंसलिंग करने से वो उनमें दूर हो जाएंगी क्या? आतंकवादियों का समूल नाश, उनकी विचारधारा का समूल नाश ही, और जिस तरीके से कल रात में जो ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक चलाया गया, वो ही आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। काउंसलिंग से कुछ काम नहीं होने वाला है। कैप्टन साहब, मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे शो में। तो कैप्टन विकास गुप्ता को दोस्तों आपने सुना। कुल मिलाकर जो कैप्टन विकास गुप्ता की मैंने बातों को समझा, खासतौर पर जो उन्होंने बात कही मॉक ड्रिल के ऊपर, तो देश में कुछ बड़ा हो सकता है।
सरकार ऐसे ही मॉक ड्रिल नहीं करा रही है। दूसरी बात, उन्होंने बात की न्यूक्लियर वॉर की। पाकिस्तान एक फेल्ड देश है और जैसे ही बैकफुट पर आएगा उसको लगेगा कि इंडिया उसको नेस्तनाबूद कर देगा या उसकी बात इज्जत की आ जाएगी, तो वो न्यूक्लियर वॉर पर भी उतारू हो सकता है। तो हमारे देश की एजेंसियों को, हमारे देश की सरकार को इससे सावधान रहना होगा। साथ ही तमाम देशवासियों को ऐसे माहौल में बहुत सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनकी कोशिश ये रहेगी कि देश के जो मुसलमान हैं वो उनको भड़काने का काम कर सके, जिससे इंडिया गृह युद्ध के झमेले में फंस जाए और पाकिस्तान को भूल जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें खुद ही समझनी होंगी। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे शो में। नमस्कार।